हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता जी। आदित्य गुप्ता जी साहित्यकार हैं। इन्होंने साहित्य क्षेत्र में अपना बखूबी नाम भी कमाया है, साथ ही शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हैं। ये आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। डॉक्टर गुप्ता साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर आदित्य जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं और शिक्षा कहाँ से हुई, और जो साहित्य के प्रति आपका बीज अंकुरित हुआ वो कब हुआ? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। दर्शकों के हिसाब से मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में एक मैनपुरी ज़िला है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और आगरा विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा हुई। वहीं से मैंने पीएचडी किया और एमफिल किया और एमए मेरी मैनपुरी से ही हुई। लेकिन 1993 में मैं यहाँ राजस्थान में आ गया। मेरे पीएचडी के गुरु थे डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास उन्होंने लिखा है। उन्होंने मुझे बीकानेर बुलाया और 93 में जब बीकानेर में आया तो वहीं एक बीकानेर में एक एनएसपी कॉलेज है, वहाँ मैं अतिथि व्याख्याता के रूप में मैंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में बगड़ एक जगह है, वहाँ पटवारी कॉलेज में 1.5 वर्ष में हिंदी प्रवक्ता के रूप में मैंने अपनी सेवाएं दी, कार्य किया। उसके पश्चात 96 में राजस्थान पब्लिक सर्विस से चयनित होकर के मैं भवानी मंडी में राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानी मंडी में मैं नियुक्त हुआ और तब से मैं लगातार राजकीय सेवा में हूँ। भवानी मंडी के बाद फिर मैं कोटा में आ गया। और जहाँ तक आपने पूछा साहित्यिक अभिरुचि की बात, तो मैं सर गौतम साहब आपको बता दूं कि 10th क्लास से ही 10वीं क्लास से ही मेरी साहित्य के प्रति अभिरुचि जागृत हो गई थी। घर में भी पत्रिकाएं आती थीं। पिताजी मेरे वैद्य थे, बीए तक पढ़े हुए थे, उनका भी साहित्य के प्रति अनुराग था। तो उस समय मेरे घर पर जो सरस्वती पत्रिका निकलती थी, तो पिताजी और मेरे बाबा मंगाया करते थे। उसी कुछ प्रतियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी। उनको और भी साहित्यिक पत्रिकाएं जो स्थानीय स्तर पर निकलती थी, आती थी, तो रचनाएं पढ़ते थे। सबसे पहले मैंने 10वीं क्लास में एक रचना लिखी थी। वो पहला प्रयास था, फिर धीरे धीरे लिखते रहे। लेकिन पूरी तरीके से लिखने का एक जो प्रवाह चला, वो जब मैं आगरा में कन्हैयालाल माणिक्य मुंशी संस्थान में जब एमफिल करने के लिए आया, तो वहाँ मैंने फिर रचनाएं लिखना प्रारंभ की और धीरे धीरे फिर वो लगता रहा, लिखते रहे। और आप जो है भगवान की कृपा से, आप सब लोगों की आशीर्वाद से जब भी समय मिल जाता है तो साहित्य के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति एक सामान्य पाठक तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। डॉक्टर आदित्य जी, आपके इस क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत कौन रहे, जिसने आपके साहित्य लेखन के प्रति आपको जागरूक किया, यानी गुरु कौन रहे आपके? साहित्यिक क्षेत्र में मेरे गुरु, पहले जब मैं एमए कर रहा था तो वहाँ थे एक डॉक्टर जुगल किशोर खरे। वो निरंतर मुझे लिखने के लिए प्रेरित करते रहते थे, कहते थे कुछ लिखो, पढ़ो, अध्ययन करो। और जब मैं एमए कर रहा था तो जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंद पंत की रचनाएं मुझे बहुत पसंद आती थी। और यूँ कहें कि पंत जी का जो प्रकृति वर्णन जो था, वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय को बहुत छूता था, स्पर्श करता था। उसी समय चूँकि मैं एमए कर रहा था तो गांव से जुड़ा हुआ था, तो गांव में मेरा एक बगीचा था और मैं वहाँ जाकर के अध्ययन करने के लिए निकल जाता था। और वहाँ जाकर के पेड़ पौधों को देखना और ये सब देखना, तो उनसे मुझे एक प्रकृति पर जो लगाव पैदा हुआ। और कहीं ना कहीं वो लगाव जो है पहले शब्द के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में सामने आया और मेरे अंदर एक कविता लिखने की, एक साहित्य के क्षेत्र में कुछ काम करने की एक लालसा जागृत हुई। तो सही देखा जाए तो प्रकृति मेरी प्रेरक के रूप में रही है। डॉक्टर आदित्य जी, आप मालवी क्षेत्र में रहे और माइड
मतलब मालवी भाषा और माइंड बिल्कुल बिल्कुल सर। दोनों का आपने समावेश लिया। जी। तो यहाँ जो दोनों जगह आपके किन साहित्यकारों ने आपके जीवन पर प्रभाव डाला या लेखनी पर प्रभाव डाला? देखिए सर, मैं वहाँ जब भवानी मंडी था तो भवानी मंडी भी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के द्वारा काव्य गोष्ठियाँ होती थीं, और वहाँ झालावाड़ के भी बहुत कवि आते थे। शिवाजी जो नहीं रहे, शिवा सेन जो थे, और भी कवियों से मेरा वहाँ लगातार परिचय रहा। निर्मला उदित जी हैं, राजेश कुमार पुरोहित हैं, कई हैं जो वहाँ काव्य गोष्ठियाँ हुआ करती थी, तो उन्हें निरंतर भाग लेते थे। फिर यहाँ जब कोटा आए तो चूँकि झालावाड़ भवानी मंडी में जो कवि थे वो कोटा से भी जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही यहाँ पर आए तो वहाँ अखिल भारतीय साहित्य परिषद और जो भी यहाँ पर साहित्यिक संस्थाएं हैं उनमें धीरे धीरे परिचय हुआ, और वहाँ जा कर के काव्य गोष्ठियों में भाग लेना प्रारंभ किया। क्योंकि जब काव्य गोष्ठियों में भाग लिया तो उस हिसाब से रचनाएँ लिखना भी और शुरू किया, और तब से रचनाएँ लगातार लिखते चला रहा हूँ। कुछ मैंने दोहे लिखे हैं, मुक्तक लिखे हैं, गीत लिखे हैं, मुक्त छंद की कविताएँ लिखी हैं, कुछ कहानियाँ भी हैं, लोक कथाएँ भी हैं। इस तरीके से लेखन कार्य निरंतर होता रहता है। डॉक्टर आदित्य जी, काव्य विधा में सबसे ज़्यादा कौन सी विधा में आपने लिखा? मैंने सर्वाधिक लिखा है तो मुक्त छंद में कविताएं, क्योंकि जब हम मुक्त छंद में लिखते हैं तो अभिव्यक्ति सहज रूप में सामने आ जाती है। जब हम छंद में लिखते हैं तो कहीं न कहीं छंद की व्यवस्था को देखते हुए अभिव्यक्ति कहीं न कहीं उस रूप में सामने नहीं आती जो आनी चाहिए। तो प्राथमिकता मैंने छंद मुक्त में दी है, लेकिन मैंने छंदबद्ध कविताएं भी लिखी हैं जब जैसा मन में आया। लेकिन आज भी मैं प्रायः रचनाएं जो है छंद मुक्त में ही लिखना पसंद करता हूं, क्योंकि उसमें अभिव्यक्ति की सहजता, सरलता और एक बिंबात्मकता जो बनी रहती है। मुझे लगता है कि जब हम छंद में लिखते हैं तो कहीं न कहीं हमें चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपने जो अपनी कविता ही लिखी, काव्य लिखा, जी, वो हमारे दर्शकों को सुनाए। गीत है जी, मैं आपको सुना रहा हूँ। अरमानों को जिंदा रखना। वाह। कहते हैं कि व्यक्ति को स्वप्न देखने चाहिए, मन में इच्छाएं होनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति के मन में इच्छाएं होती हैं तभी वो आगे बढ़ता है। तो अरमान अगर रहे जिंदा है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ अगर व्यक्ति के अरमान मर गए तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। तो उसी को लेकर के मैंने एक लिखा था, गीत है। स्वर अपना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूँ। बिल्कुल सुनाइए। सुख दुख का चक्र चलेगा ही, अंदर से शांति बनाए रखना। सुख दुख का चक्र चलेगा ही, अंदर से शांति बनाए रखना। मन मायूस न होने देना, अरमानों को जिंदा रखना। मन मायूस न होने देना, अरमानों को जिंदा रखना। नयन बंद कर जग चलता है, अपनों अपनों की सुनता है। संसार में आपने देखा भाई भतीजा बात ये चलता है। तो नयन बंद कर जग चलता है, अपनों अपनों की सुनता है। न्याय नहीं सीधे सच्चों को, दुष्टों की झोली भरता है। ज्ञानी ध्यानी रहते उपेक्षित, कपटी लाभ यहाँ ले लेते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करते सब, अन्यों को नित दुख देते हैं। बढ़े नए का अंधकार जब, नए का दीप जलाए रखना। मन मायूस न होने देना, अरमानों को जिंदा रखना। क्योंकि विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति को हतोत्साहित कर देती हैं। संसार में वो राम शक्ति पूजा है, उसे राम कहते हैं, अन्याय इधर उधर शक्ति। बिल्कुल सही है। तो आज संसार में देखा जाता है कि जो नीति मार्ग पर, नए मार्ग पर चलता है, उसे कहीं न कहीं संकटों का सामना करना पड़ता है, हताशा हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उत्साह रखने की बहुत जरूरत है। एक है नीति धर्म की बातें अनगिन बड़ी बड़ी जो करते होंगे। अंदर से काले के काले लड्डू हाथ उन्हीं के होंगे। मीठी मीठी बातों से वे रोज दिखाते हैं अपनापन। पीछे खंजर लिए घूमते, भू पर भार उन्हीं का जीवन।
समरसता का चोला पहने नित्य मलाई खाते हैं वे, हमें पिला पर सेवा आसव सुख से रात बिताते हैं वे। ऐसे लोग बहुत हैं सर, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को शिक्षा देते हैं, लेकिन उनके अगर व्यक्तिगत आचरण आप जीवन में देखें तो बिल्कुल विपरीत मिलते हैं। ऐसे लोगों को लक्ष्य करके लिखा है, गिर गिट्टी सी चालें चलते वे, अपना सत्व बनाए रखना, मन मायूस न होने देना, अरमानों को जिंदा रखना। सूल मिले जब भी राहों में, घबराने का काम नहीं है, जहाँ कहीं विपदाएं न हो ऐसा कोई धाम नहीं है। क्योंकि मनुष्य का जीवन है तो संघर्ष तो जीवन में आते ही रहते हैं सर। है जग में पुरुषार्थ जरूरी, मेहनत से ही सब कुछ मिलता, मूल सींचता है जब माली, तभी वृक्ष धरती पर फलता। चले स्वार्थ की आधी जग में, उससे बच कर के रहना है, दया क्षमा स्नेह सरलता इस मानव तन का गहना है। मन की बगिया सूख न जाए, करुण जलद सजा कर रखना, मन मायूस न होने देना, अरमानों को जिंदा रखना, मन मायूस न होने देना, अरमानों को जिंदा रखना। तो ये कविता मैंने विशेषकर ऐसे लोगों को लक्ष्य करके लिखी थी जो संसार चक्र में संघर्ष पर मार्ग पर चलते हुए कहीं कहीं हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसे उनको लेकर के मैंने लिखी। कविता की रचना आपने दी, प्रस्तुति बहुत ही बढ़िया। जी सर। जो आज समाज में हो रहा है वो आपने इसमें दर्शाया है। जी लगातार। जी आप बता रहे हो कि मैंने शुरू से ही मतलब 10वीं क्लास या 11वीं क्लास से आपने साहित्य लिखना शुरू किया। जब पहली बार आपकी रचनाएं किसी पत्र पत्रिका या आकाशवाणी या किसी संस्थान से आती थी तो आपको कैसा अनुभव होता था उस समय? मेरी रचना पहली एक सिंहनाद में छपी थी, तो स्थानीय था, साप्ताहिक पत्र था, लेकिन वो जब रचना छपी तो इतनी अधिक प्रसन्नता हुई, शायद उससे अधिक प्रसन्नता नहीं हुई होगी, या एक प्रसन्नता और हुई थी जब मुझे सरकारी जॉब मिला था। मैं जब अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उस समय भी प्रसन्नता हुई थी, और वो प्रसन्नता कितनी थी मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी कोई रचना छप के आती है या कोई कृति छप कर आती है तो एक आनंद की अनुभूति, एक पुत्रोत्सव या मतलब जीवन में कोई नया मेहमान आता है तो उस समय जो एक अनुभूति और प्रसन्नता होती है उस तरह की अनुभूति होती है। मुझे लगता है हमारे दर्शक मेरी बात को समझ रहे होंगे, और हर साहित्यकार को इस तरीके की एक अनुभूति होती है। डॉक्टर आदित्य जी, कोई उपलब्धि आपकी रही हो, जैसे कोई आपको पुरस्कार या हाँ, देखिए साहित्यिक क्षेत्र में कई पुरस्कार मिले हैं। अभी मुझे पिछले बार श्रीनाथ द्वारा से जो साहित्य मंडल है वहाँ साहित्य मनीषी मुझे पुरस्कार मिला है। इसके अतिरिक्त कानपुर में एक संस्था है श्री मुरारी लाल स्मृति संस्थान, उससे मुझे पुरस्कार मिला है। और सबसे बड़ी यह है कि राजस्थान सरकार ने मुझे उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार से सम्मानित किया था 2022 में, जो राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा निदेशालय है उसके द्वारा माननीय मंत्री जी ने पुरस्कृत किया था। इसके अतिरिक्त मुझे एक और उपलब्धि हुई है 2018 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था, वहाँ पर भारतीय कहना प्रतिनिधि के रूप में, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुझे वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। राजस्थान से भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, जो भारत सरकार ने पूरे खर्चे का वहन किया था, तो राजस्थान से एक ममता शर्मा थी जो भाषा विभाग में डायरेक्टर थी, और मैं 2 लोग वहाँ गए थे, और वहाँ बहुत से साहित्यकारों से मिलना हुआ, और वहाँ विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन में पहुँचना एक अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो मॉरिशस में संपन्न 2018 में 18 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक संपन्न हुआ था। और वहाँ उस समय की जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, वो वहाँ पर उनकी उपस्थिति रही थी, तो बहुत एक उपलब्धि का था। इसके अलावा
क्या नाम बहुत पुरस्कार मिलते रहे हैं। ये साहित्य इस दलित साहित्य अकादमी से भी मुझे एक पुरस्कार नई दिल्ली से प्राप्त हुआ था, और भी पुरस्कार मिले हैं जो चलते हैं। डॉक्टर आदित्य गुप्ता साहब, जाते जाते एक रचना हमारे दर्शकों को सुनाए। बिल्कुल 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 सर, हम आपको, क्योंकि एक रचनाकार, एक साहित्यकार का धर्म ही है जी, अपनी रचना को पाठकों के सामने लाना, क्योंकि साहित्य तभी सफलता प्राप्त कर पाता है जब उसे पाठक के पास पहुंचता है और पाठक को उससे कोई न कोई एक शिक्षा या सीख मिलती है। और हम आपको तो बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अपने चैनल से एक समाज में एक बहुत सकारात्मक संदेश दे रहे हैं, क्योंकि साहित्य मानवीय संवेदनाओं, इंसानियत को सामने लाता है। और जब मानवीय, कहते हैं ना, साहित्य पढ़ते समय हम राग द्वेष, व्यक्ति राग द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं, हमारी भावनाएं परिष्कृत हो जाती हैं। और साहित्य के माध्यम से जब हमारी भावनाएं परिष्कृत होती हैं तो हम एक अच्छे मार्ग पर चलते हैं। तो आप एक इस STN चैनल के माध्यम से सर ये काम आप कर रहे हैं, ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। इससे बढ़कर कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं हो सकती है। तो पहले हम आपको एक मुक्तक सुना देते हैं, फिर एक मुक्त छंद की कविता भी सुना देंगे। एक मुक्त है, जिंदगी एक संगीत है, जिंदगी एक संगीत है, स्वर साधना बस चाहिए। जिंदगी एक संगीत है, स्वर साधना बस चाहिए। कांटों भरा पग क्यों न हो, पग साधना बस चाहिए। कर्तव्य पथ पर चलते हुए विश्वास खुद पर साध लो, मंजिल स्वयं मिल जाएगी, संकल्प मन का चाहिए। मंजिल स्वयं मिल जाएगी, संकल्प मन का चाहिए। एक और सर हम आपको सुनाते हैं। हम राहों के अन्वेषी हैं, मंजिल हमसे दूर नहीं। हम राहों के अन्वेषी हैं, मंजिल हमसे दूर नहीं। हर ओर निगाहें रहती हैं, हम रुकने को मजबूर नहीं। हर ओर निगाहें रहती हैं, हम रुकने को मजबूर नहीं। खाना पीना सोना जगना ये तो चलते रहते हैं, हम तृष्णाओं को जीतेंगे, झुकना हमको मंजूर नहीं। हम तृष्णाओं को जीतेंगे, झुकना हमको मंजूर नहीं। लगा मुखौटे घूम रहे जो, लगा मुखौटे घूम रहे जो, उनसे कैसे बचना हो। उनकी मीठी बातों में नित बहता विष का झरना हो। लगा मुखौटे घूम रहे जो, उनसे कैसे बचना हो। उनकी मीठी बातों में नित बहता विष का झरना हो। समय नहीं है अब यारों, समय नहीं है अब यारों, खोल खिड़कियां सोने का। गद्दार छुपे हैं इर्द गिर्द, गद्दार छुपे हैं इर्द गिर्द, कैसे अब बचकर रहना हो। गद्दार छुपे हैं इर्द गिर्द, कैसे अब बचकर रहना हो। कुछ लोगों की फितरत होती है, कुछ लोगों की फितरत होती है अपनों को हरदम छलने की। कुछ लोगों की फितरत होती है अपनों को हरदम छलने की। कुछ और नहीं ठाले बैठे, कुछ और नहीं ठाले बैठे, अन्यों की निंदा करने की। तन सुंदर है, तन सुंदर है, कपड़े सुंदर हैं, चाल मोहनी मस्तानी। तन सुंदर है, कपड़े सुंदर हैं, चाल मोहनी मस्तानी। कुछ बगुला भगत बन बैठे हैं, नियत है हिंसा करने की। कुछ बगुला भगत बन बैठे हैं, नियत है हिंसा करने की। एक आध हम आपको दोहा भी सुनाई दे रहे हैं सर। चापलूस रहते नहीं, चापलूस रहते नहीं, कहीं किसी के खास। स्वार्थ हित बातें करें, चल कर आए पास। चापलूस रहते नहीं, कहीं किसी के खास। स्वार्थ हित बातें करें, चल कर आए पास। एक मुक्त कविता सुनाई दे रहे हैं। कभी मौका लगा तो एक दोहा पर रख लेंगे। दोहा मैंने बहुत लिखे हैं, और मेरा जो अंधेरा छटेगा जरूर जो संग्रह है उसमें बहुत दोहे हैं। और वो दोहे नीति से संबंधित भी हैं, धर्म से संबंधित भी हैं, श्रृंगार से संबंधित भी हैं, अध्यात्म से भी संबंधित हैं। तो एक दोहा है अध्यात्म संबंधित, वो मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ। ये किताब
पर लिखी थी मैंने, अभी मुक्त चंद की कविता है। किताबें खान है अनुभव की, किताबें खान है अनुभव की, पग पग पर देती सहारा, पग पग पर देती सहारा, द्वंद्व की अंतःवाही लहरों से छत बिछत, द्वंद्व की अंतःवाही लहरों से छत बिछत, तन मन की कुंडलियां नहीं सताती घर द्वार, नहीं सताती घर द्वार। मनुष्य को संघर्ष, निराशा, हताशा के गौहर से ले जाती हैं बाहर, एक सच्चे दोस्त की तरह, एक सच्चे दोस्त की तरह। रखती हैं सांत्वना का हस्त, दिखाती हैं मार्ग बन प्रकाशिका, प्रकाशिका कहते हैं टॉर्च को, दिखाती हैं मार्ग बन प्रकाशिका, खिल जाती है जीवन काशिका। जब कोई नहीं होता पास, मन हो जाता उदास, तब किताबें भटकते मन को संभाल लेती हैं, तब किताबें भटकते मन को संभाल लेती हैं, वात्सल्यमयी गोद में चेतना के मोद में। कहते हैं हमारे साथ डॉक्टर आदित्य गुप्ता जी। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जो काम किया, आप तक पहुंचाया, साथ ही इनकी जो मौलिक कृतियाँ हैं वह भी आने वाली है। समाज के लिए काव्य के क्षेत्र में बहुत कुछ लिखा। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और एक आपके अपने चैनल के माध्यम से आपने एक समाज के लिए, एक दर्शकों के लिए कविता के माध्यम से जो मेरी भावनाएं थीं, ये जो संदेश था वो देने के आप माध्यम बने। मैं आपको बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ और ये मैं एक भविष्य में कामना करता हूँ कि आप इसी तरीके से इसी प्रकार साहित्य के माध्यम से एक समाज को सकारात्मक संदेश देते रहें। आज समाज में जो विसंगतियाँ आ रही हैं, समाज में जिस तरीके से का विसंगतता का जो वातावरण है, समाज में जो भेदभाव है, समाज में जिस तरीके से दूरियाँ पैदा हो रही हैं, तो साहित्य सक्षम है एक समाज को दिशा देने में। और अपने चैनल के माध्यम से आप ये जो काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। भगवान से प्रार्थना है कि इस कार्य में आप लगे रहें और ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे, स्वस्थ और सानंद जीवन दे। आप इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया।